Morning, students. Today in the class of Principles of Genetics, we will be studying about genetic disorders. Genetic disorders क्या होते हैं ये हम आज की क्लास में देखेंगे. Then we will see that what is the genetic material और genetic material का replication, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, उसके बारे में हम इसके बाद देखेंगे कि व्हाट डज इट मीन. सो फर्स्ट, व्हाट आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं कि किसी भी किसी भी इंडिविजुअल के डीएनए में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाए, ओके, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे क्रोमोसोमल एडिशन हो जाए, क्रोमोसोमल सब्सट्रैक्शन हो जाए, डिलीशन, या फिर तो म्यूटेशन के कारण डीएनए में अगर म्यूटेशन हो जाए, तो किसी भी प्रकार की अगर डीएनए में एबनॉर्मलिटी आती है तो उसमें क्रोमोसोम्स में अफेक्ट होता है एंड देन इट लीड्स टू द जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ओके, तो अगर हमको इसको डिफाइन करना हो तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय एन एबनॉर्मलिटी इन द इंडिविजुअल्स डीएनए. इंडिविजुअल डीएनए में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स. इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी जनरेट होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इनको हम कहते हैं इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. तो इनबॉर्न एरर्स जो होते हैं, जैसे कि बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, ये बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से होती हैं ह्यूमंस में, बट प्लांट्स में भी ये होती है. तो अगर क्रोमोसोम्स का सेट अगर डिस्टर्ब होता है, जैसे अगर हम बात करें तो नॉर्मल ह्यूमन क्रोमोसोम्स, ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो 46 क्रोमोसोम्स हमारे में होते हैं, उसमें 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर ऑफ एलोसोम्स होते हैं. ऑटोसोम्स और एलोसोम्स हम लोग पढ़ चुके हैं. ऑटोसोम्स दे आर द क्रोमोसोम्स व्हिच आर अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम्स, एंड एलोसोम्स आर द सेक्स क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके, तो मोस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर क्वाइट रेयर. लेकिन जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत रेयर हैं. जैसे जैसे हमने देखा था जब हम म्यूटेशन पढ़ रहे थे कि म्यूटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल म्यूटेशंस जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत कम होती है. एनवायरनमेंट में नेचुरल म्यूटेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज नियरली अबाउट 10⁻⁻⁶. ओके, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कम है म्यूटेशन फ्रीक्वेंसीज. लेकिन इंड्यूस म्यूटेशन जो होते हैं, जो हम म्यूटेशंस को इंड्यूस करते हैं बहुत सारे रेडिएशन से, एक्स रेज, गामा रेज, आयोनाइजिंग रेडिएशंस या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हम म्यूटेशंस को इंड्यूस करते हैं प्लांट्स में, जो कि हमारे जो कि प्लांट कैरेक्टर्स को हम एनहांस करने के लिए. तो म्यूटेशंस, बहुत सारे म्यूटेशंस लिथाल होते हैं जो कि डेलेटीरियस होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं हार्मफुल भी होते हैं. बट इंड्यूस म्यूटेशंस जो होते हैं, जो कि हम एग्रीकल्चर में, प्लांट ब्रीडिंग में करते हैं, दे आर यूजफुल टू द plants because we are targeting only one trait at a time. We are targeting only one character at a time in induced mutations. तो यहाँ पे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हम पढ़ रहे हैं दे आर क्वाइट रेयर, बहुत रेयर है ये एनवायरनमेंट में, एंड अफेक्ट 1% इन सेवरल थाउजेंड्स और मिलियंस. मतलब मिलियंस या थाउजेंड्स में ओनली 1 या 2% ही अफेक्ट होते हैं. तो इसका सोच सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कम है, बट स्टिल जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं. तो ये क्या होते हैं दैट वी विल सी इन टुडेस क्लास. जेनेटिक डिसऑर्डर्स में रिजल्ट्स बाय पॉइंट म्यूटेशन. अब जब हमने म्यूटेशन क्लास की थी देन वी हैव स्टडीड दैट व्हाट आर पॉइंट म्यूटेशंस. पॉइंट म्यूटेशंस क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चेंज हो जाता है. ओके, तो अगर एडेनाइन है उसकी जगह ग्यूनिन आ गया, तो एक सीक्वेंस चेंज हो गया, उसके कारण उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन. या फिर तो इंसर्शन, डिलीशन एंटायरली डिपेंड्स ऑन वन जीन, डिलीशन ऑफ अ जीन और जीन्स. तो पॉइंट म्यूटेशंस जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो पॉइंट म्यूटेशंस के थ्रू हो सकते हैं, या फिर तो डिलीशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इनके कारण हो सकता है. बहुत सारे क्रोमोसोमल एबरेशंस के कारण जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेड डिजीजेस, ये इनहेरिटेड डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं? ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स एंड एलोसोमल डिसऑर्डर्स. ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि, डिसऑर्डर का मतलब है यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी. ओके, तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स मतलब होता है जो ऐसे एबनॉर्मेलिटीज जो कि ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं. ऑटोसोम क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो कि दे आर अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम्स. अदर देन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, जितने भी 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोमल
क्रोमोसोम। तो अगर कोई भी डिसऑर्डर ऑटोसोम्स में होता है तो उसको हम कहते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। उसी तरीके से एलोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, दैट दोज डिसऑर्डर्स और दोज एबनॉर्मेलिटीज, ऐसी एबनॉर्मेलिटीज जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स में पाए जाते हैं, आइदर that abnormality is linked to the X chromosome or it is linked to the Y chromosome. So that is called as allosomal disorders. और तीसरे प्रकार होते हैं माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स। माइटोकॉन्ड्रिया में भी माइट्रोकॉन्ड्रियल जीन्स भी इनहेरिट होते हैं, इसलिए कोई भी एबनॉर्मेलिटी अगर माइट्रोकॉन्ड्रियल जीन में भी पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। ये 3 प्रकार के इनहेरिटेड डिजीजेस हैं। अब हम देखेंगे एक वन बाय वन। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स जो मैंने आपको बताया जो कि सोमैटिक क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। सोमैटिक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, दे आर अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम्स। सो ऑटोसोम्स और द सोमैटिक क्रोमोसोम्स कैरी द जीन्स व्हिच डिटरमाइन द सोमैटिक कैरेक्टर्स। मतलब सोमैटिक कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो जो जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर सेल जाके एक ऑर्गन बनाए, जैसे कि हैंड बन गया या लेग बन गया, या प्लांट्स में देखा जाए तो ब्रांचेस बन गई, फ्लावर्स, रूट्स, बर्ड्स, ये रूट्स होते हैं। तो ऐसे सेल्स जो कि सोमैटिक कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। ऑटोसोम्स, ओके, autosomal chromosomes, they do not have any influence on determining the sex of an individual. Okay, मतलब ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स से बिल्कुल अलग है। ऑटोसोम्स दे अपीयर्स इन पेयर्स। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 22 पेयर्स, यहाँ पे देखिए पेयर्स बात करें, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं एंड ओनली देयर इज वन पेयर ऑफ एलोसोम्स। तो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स क्या हो गए, either these pair of chromosomes are responsible for hands, legs, any other parts. Okay, and allosomes, एक pair of allosomes होते हैं, मतलब X and Y chromosomes. Okay, so total कितने हो गए, 46 chromosomes total. Disorders related to autosomes, ऐसे disorders जो कि autosomes से related है उनको हम कहते हैं autosomal disorders। और ऐसे disorders जो autosomes में होते हैं वो कौन कौन सी diseases पैदा करते हैं, they are Down syndromes and hemophilia, मतलब खून की कमी। तो ये बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि ह्यूमंस में बेसिकली पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, ऑटोसोमल, अब आपको एग्जाम में पूछा जाए तो जस्ट यू शुड नो दैट व्हाट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। एलोसोमल डिसऑर्डर्स, उसी तरीके से एलोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जो ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि ऐसी एब्नॉर्मलिटीज जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स में होंगी। ओके, so either in X or in the Y, which carry genes responsible for sexual characters such as significant role in determination of the sex, either the male or the female. Inherited disorders which are related to the sex chromosomes, they are called as allosomals. Okay, तो ये कौन कौन सी डिजीजेस राइज करती हैं, जैसे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स या टर्नर सिंड्रोम्स। These examples you just have to remember that autosomal disorders कौन कौन सी डिजीजेस को कॉज करती हैं एंड एलोसोमल डिसऑर्डर्स कौन कौन सी डिजीजेस को कॉज करती हैं। एलोसोमल डिसऑर्डर्स जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, सेक्स डिटर्मिनेशन, सो दे आर रिलेटेड टू एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड वाई लिंक्ड रिसेसिव एंड वाई, सो आइदर दे विल बी लिंक्ड टू द एक्स क्रोमोसोम्स और टू द वाई क्रोमोसोम्स। तीसरा प्रकार जो हमने देखा दैट इज माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया भी ऐसा है, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो आपने सेल ऑर्गेनेलीज जब पढ़े होंगे तो सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स। These are various parts of the cells. They are called as cell organelles. उसी में से माइट्रोकॉन्ड्रिया भी एक पार्ट होता है सेल का। तो इट इज अ डिसऑर्डर व्हिच इज कॉज्ड बाय म्यूटेशंस। अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है जिसमें डीएनए होता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए में अगर कोई भी डिसऑर्डर हुआ, अगर उसमें म्यूटेशन हुआ, माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए में अगर म्यूटेशन हुआ, तो उसको हम कहेंगे माइट्रोकॉन्ड्रियल disorder. If there is mutation in the genes that code for mitochondrial proteins, that leads to the failure of the cell. जब अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में म्यूटेशन हुआ और उसके कारण जो सेल का डेवलपमेंट है वो फेल हुआ, देन अगर जो वो ऑर्गन जो बनना होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। So they are only passed from mother since mitochondria is absent in the spermatozoa, because mitochondrial inheritance जो होता है that is always related to the maternal type. Okay, फ्रीक्वेंसी जो होती है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर की, इज ओनली 1 in 4000, तो ये भी बहुत रेयर है। अब बेसिकली हम देखा जाए कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स और एलोसोमल में क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं दे अराइज बाय जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोमल
chromosomes. Okay, they arise by gene mutations. अगर ऑटोसोम्स में अगर कोई भी म्यूटेशन हुआ तो उसे हम कहेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर. अगर एक्स या वाई क्रोमोसोम्स में वो म्यूटेशन होता है, जीन म्यूटेशन होता है, देन इट इज कॉल्ड एज एलोसोमल डिसऑर्डर्स. जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं ये बोथ द सेक्सेस मेल एंड द फीमेल को अफेक्ट करते हैं, बट एलोसोमल डिसऑर्डर्स दे अफेक्ट मोर देन मेल्स देन द फीमेल्स. एंड म्यूटेटेड जीन कैन बी डोमिनेंट और रेसेसिव. अब जो जीन म्यूटेट हुआ है, ओके, यहाँ पे हम डिसऑर्डर्स या एब्नॉर्मलिटीज की बात कर रहे हैं. ये कैसे होगा? जीन में म्यूटेशन होगा. ओके, एक जीन में म्यूटेशन हो रहा है तो वो डोमिनेंट भी हो सकता है, वो रेसेसिव भी हो सकता है. डोमिनेंट का मतलब है कि वो अगर वो म्यूटेशन एक्सप्रेस हो जाए, और रेसेसिव का मतलब है कि वो म्यूटेशन तो हुआ है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, मतलब पता ही नहीं चला कि म्यूटेशन हो गया है जीन में. म्यूटेटेड जीन इज रेसेसिव. एलोसोमल डिसऑर्डर्स में जो म्यूटेटेड जीन होता है वो बेसिकली रेसेसिव होता है, बट बहुत फ्यू केसेस में वो डोमिनेंट भी होता है. एंड the sufferer is homozygous. Homozygous matlab both the genes, both the alleles of one gene will be same. The sufferer is hemizygous. Hemizygous matlab both sexes में से only एक ही sex affect होगा. The conditions that leads to the autosomal diseases is trisomy. ऐसे कौन कौन सी conditions हैं जो कि autosomal diseases को cause करती हैं? First is trisomy. These all conditions are related to chromosomes. Chromosomes की abnormalities होगी तो उससे जब क्रोमोसोम्स हमारे सेपरेट होते हैं माइटोसिस और मियोसिस, मेनली मियोसिस के एनाफेज स्टेज में, तो उसमें ही ये डिजीजेस, ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज देखी जाती हैं. तो इसकी स्टडीज भी होती हैं, जैसे कैरियोटाइप स्टडी होती है, क्रोमोसोम की कैरियोटाइप स्टडी की जाती है. उससे हमें पता चलता है कि क्रोमोसोम्स का कितना कौन से क्रोमोसोम में एब्नॉर्मलिटी है. तो ट्राइज कौन कौन से आपको ये याद रखने के कौन से कंडीशंस होते हैं जो कि ऑटोसोमल डिसीजेस को कॉज करते हैं. फर्स्ट इज ट्राइसोमी, नॉर्मल हम ट्राइसोमी. सेकेंड इज ऑटोसोमल डिलीशन, मतलब डिलीशन भी हो सकता है. माइक्रो डिलीशन मतलब एक बहुत ही पॉइंट म्यूटेशन हो जाए उसको हम कहेंगे कि हम पॉइंट डिलीशन हो जाए. एंड क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी, क्रोमोसोम्स इनस्टेबल रहे. तो ट्राइसोमी क्या होता है? इट इज अ पॉलीसोमी, मतलब जनरली 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें ट्राइसोमी मतलब 3 क्रोमोसोम्स अटैच हो जाए तो उसको हम कहेंगे ट्राइसोमी. सो दिस इज द कंडीशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर causing the genetic disorders. Next topic is we will study that जेनेटिक मटेरियल जो होता है. जेनेटिक मटेरियल ह्यूमंस और प्लांट्स में देखा जाए तो बेसिकली डीएनए होता है, ओके, बट प्लांट्स में आरएनए भी होता है. एंड वायरसेस में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. ह्यूमंस में तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल. अगर जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल जो कि इनहेरिट हो, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, वो इनहेरिट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे जेनेटिक मटेरियल. अब उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, जेनेटिक मटेरियल का क्या नेचर है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द फंक्शन, ये हम देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल होता क्या है? वी ऑल नो दैट. हैव यू पीपल लुक ओवर wondered why we look similar to our parents and other characters? हम अपने पेरेंट्स से थोड़े बहुत सिमिलर क्यों होते हैं? थोड़े क्या, बहुत सिमिलर होते हैं. एंड few of the characters are also very similar with our parents. Why some diseases are called inherit diseases and how do they inherit? कुछ ऐसी diseases होती हैं जो कि inherit होती है. Like for example diabetes अगर देखा जाए तो from parents to the offsprings they get inherited. And how they inherit? कैसे inherit होती है? Basically genes they carry the genetic material, so they are transmitted from one generation to another. genes ही responsible होते हैं और genes के अंदर क्या होता है? DNA. So DNA is a genetic material. How characters are transferred from parents to offspring? So these are the very basic questions that arises. So the answer is very simple, is due to the genetic material. मतलब एक disease दूसरे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कैसे आ रही है, एक कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कैसे आ रहे हैं, और हाउ कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड. सो द मेन रीजन is the genetic material is responsible for the transmission of characters from one generation to another. genetic material जो होता है वही responsible होता है एक character को parents से offsprings तक transfer करने के लिए. So now the real question arises that what is genetic material exactly? genetic material क्या होता है, ये एक क्वेश्चन अराइज होता है. उसका क्या नेचर है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है. ओके, हमने ये हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. डीएनए इज इनसाइड द जीन, बट व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. तो ये एक सबके मन में क्यूरियोसिटी थी.
Now, the genetic material of a cell or an organism refers to those materials found in the nucleus. मतलब genetic material वो होता है जो कि न्यूक्लियस में, किसी एक सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, या फिर तो वो माइट्रोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म में भी। माइट्रोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म ही एक ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सेल में होते हैं, जिनके अंदर खुद का डीएनए होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, which play a fundamental role in determining the structure and nature of the cell substances and capable of self propagating and variation, because उनके पास अपना खुद का डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है, so they are capable of self replication, वो अपना खुद का रेप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, so first जेनेटिक मटेरियल इज इनसाइड द न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट जेनेटिक मटेरियल। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये हमें पता चल गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये किस में पाया जाता है। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल? ये क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इज अ केमिकल ऑफ विच द जीन्स कंपोज्ड, मतलब जीन्स जेनेटिक मटेरियल्स का ही जीन्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल का कंपोजिशन होता है, एंड रेप्लिकेटेड विथ हाई फिडेलिटी, बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है इसका, एंड इनहेरिटेड विथ हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन, बहुत ही एक्यूरेट इनका प्रिसीजन, एक्यूरेट एक्यूरेट इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक उस कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। वो बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत प्रिसाइज्ड होता है, and able to express itself on development of कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में जेनेटिक मटेरियल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड इट शुड स्टोर हाई वेरिएबल इंफॉर्मेशन। अब जेनेटिक मटेरियल के अंदर बहुत हाई वेरिएबल इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ओके, एंड दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन फंक्शन। जीन को फंक्शन किस तरीके से करना है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही उसको मैसेज देती है। नाउ कॉन्फ्लिक्ट ओवर द जेनेटिक मटेरियल, अभी एक कॉन्फ्लिक्ट आया जब अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है उसको वॉटसन एंड क्रिक ने कैसे डिस्कवर किया। तो लेकिन ये भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक था कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली डीएनए ही होता है कि आरएनए होगा कि प्रोटीन होगा। ओके, सो प्रोटीन्स, आरएनए एंड डीएनए वर थॉट एज जेनेटिक मटेरियल, बट बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे एवरी मैकलॉड एंड मैकार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया, इस थ्योरी को लाए कि डीएनए इज ओनली द जेनेटिक मटेरियल रादर देन प्रोटीन एंड आरएनए। ओके, अगर इन तीनों में देखा जाए तो डीएनए इज ओनली द मेन जेनेटिक मटेरियल, हाउएवर सम वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे अभी हम कोविड देख रहे हैं, तो कोविड जो कोरोना है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए, दैट इज नॉट द डीएनए। वायरस का जेनेटिक मटेरियल हमेशा आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। ओके, सो इसीलिए हम आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है, दिस इज जस्ट फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन दैट आरएनए की जो स्टडी होती है वो बहुत डिफिकल्ट है। आरएनए को एक्सट्रैक्ट करना और आरएनए की जो स्टडी होती है दैट इज वेरी डिफिकल्ट। दैट इज व्हाई आजकल क्या हो रहा है, आरटीपीसीआर आपने सुना होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आरएनए को रिवर्स कर दिया जाता है डीएनए, आरएनए को रिवर्स करके डीएनए बना दिया जाता है। फिर डीएनए की जो स्टडी होती है वो बहुत आसान होती है। ओके, उसको हैंडल करना भी बहुत इजी होता है कंपेयर टू आरएनए एंड प्रोटीन। इसीलिए आरटीपीसीआर किया जा रहा है आजकल कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर उस डीएनए की स्टडी की जाती है। ओके, तो दिस वाज जस्ट फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन। तो जब ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और उसके बाद ये सजेस्ट किया गया कि डीएनए इज ओनली द मेन जेनेटिक मटेरियल रादर देन प्रोटीन एंड आरएनए। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जो मिशर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो फ्लूइड मटेरियल होता है, उसको न्यूक्लियन नाम दिया। देयर वाज हंट टू नो दैट व्हाट इज अ जेनेटिक मटेरियल। अब साइंटिस्ट के बीच में एक हंट था कि दैट व्हाट इज एग्जैक्टली द जेनेटिक मटेरियल। ये
तो ग्रिफिथ साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद एवरी मैक्लॉड एंड मैककार्टी ने रिसर्च की, कुछ डिस्कवरीज की, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स ऑन हार्शे एंड चेज ने किया। तो ये बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज एग्जैक्टली द जेनेटिक मटेरियल, इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। उसके बाद ये भी कुछ साइंटिस्ट ने प्रूव किया गया कि आरएनए इज आल्सो अ जेनेटिक मटेरियल। अभी मैंने बताया कि कुछ वायरसेस होते हैं जैसे टीएमवी, इसको बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस में जो होता है दैट द डीएनए इज एब्सेंट, इस वायरस के अंदर डीएनए एब्सेंट है, डीएनए है ही नहीं, ओनली आरएनए इज देयर। तो जेनेटिक मटेरियल क्या प्रूव करता है कि आरएनए इज ओनली द जेनेटिक मटेरियल इन दिस टीएमवी वायरस। सो ये एक कंफ्यूजन पैदा किया कि व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल हियर। सो इसके बाद 1956 में गेरर एंड स्कैम एंड फ्रैंकलिन एंड कॉर्नेट इंडिपेंडेंट, इन्होंने अलग अलग ये स्टडी की और उसके बाद उन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि आरएनए फंक्शंस एज जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जैसे टोबैको मोज़ेक वायरसेस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरसेस, मेनली वायरसेस में ये होता है कि डीएनए होता ही नहीं है, आरएनए होता है। तो जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही उनके अंदर, उसी की वजह से वो रेप्लिकेट कर पा रहे हैं, उसी की तरह वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। तो RNA is also the genetic material in some of the viruses. So they proved this. Proteins in RNA from were separated chemically and injected into the tobacco plant. इन्होंने स्टडी की थी tobacco plant पे, plants injected with RNA were showing relevant. अब उन्होंने प्रोटीन और आरएनए के बीच में भी कंफ्यूजन हुआ कि प्रोटीन है जेनेटिक एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल के, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो उन्होंने सेपरेटली प्रोटीन्स और आरएनए को इंजेक्ट किया टोबैको प्लांट्स में, लेकिन उन्होंने ये पाया कि आरएनए इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन। नाउ अब हमने देख लिया, नाउ वी विल सी दैट न्यूक्लिक एसिड जो होता है दैट इज मेनली जेनेटिक मटेरियल। ओके, अब न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए और आरएनए होता है, लेकिन इसके अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं? इसके अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द फॉस्फोरिक एसिड, सेकंड इज पेंटोज शुगर एंड ऑर्गेनिक बेस। ये 3 कंपोनेंट से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? इट हैज 3 रिएक्टिव OH ग्रुप्स, इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, अमंग व्हिच देयर 2 वर इन्वॉल्वड इन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स विद पेंटोज शुगर। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाते हैं और पेंटोज शुगर के साथ उनका बॉन्ड क्या होता है बीच में? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, एंड इट मेक्स बॉन्ड्स विद 5 कार्बन ऑफ 1 and 3 कार्बन ऑफ नेबरिंग पेंटोज मॉलिक्यूल्स। पेंटोज शुगर 2 टाइप के होते हैं, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब यहाँ पे हम डीएनए की कंपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। डीएनए बेसिकली 3 चीजों से बनता है। फर्स्ट इज फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर एंड ऑर्गेनिक बेस। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, पेंटोज शुगर 2 प्रकार के होते हैं, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर कहाँ? डीएनए में होता है। राइबोज शुगर जो होता है वो आरएनए में होता है। तो जब आप डीएनए और आरएनए का डिफरेंस पढ़ेंगे देन यू विल गेट टू नो दैट राइबोज शुगर किसमें होता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर किसमें होता है। डीऑक्सीराइबोज का मतलब होता है इट डिफर्स इन ऑक्सीजन एटम एट 2 कार्बन। डीऑक्सीराइबोज मतलब 2 कार्बन चेन पे एक ऑक्सीजन एटम उसमें अटैच रहता है, इसीलिए वो डीऑक्सीराइबोज बन जाता है। और अगर वो एब्सेंट होगा तो वो बन जाएगा राइबोज शुगर। So always 5 prime and 3 prime carbons participate in phosphodiester linkage and 1 prime makes bonds with the organic bases. Now organic bases कौन कौन से होते हैं? बेसिकली आपको पता होना चाहिए 2 प्रकार के organic bases होते हैं। फर्स्ट इज प्यूरिन्स, सेकेंड वन इज पायरामिडीन्स। प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स 2 ऑर्गेनिक बेसिस हैं जो कि डीएनए में होते हैं। और प्यूरिन्स जो होते हैं ये 2 प्रकार के हुए, एडेनिन एंड ग्यूनिन। Adenine and guanine are the purines and pyrimidines are cytosine and thiamine. तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक बेसिस मेनली अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, देन यू शुड टेल दैट इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्गेनिक बेस एंड पेंटोज शुगर। तो pyrimidines and purines क्या होते हैं दैट यू शुड नो। प्यूरिन्स क्या होते हैं? बेसिकली एडेनाइन एंड ग्यूनाइन। एडेनाइन एंड ग्यूनाइन आर द प्यूरिन्स, दीज आर द 2 बेसिस। एंड न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स भी ये 2 टर्म है जो कि जब डीएनए या जेनेटिक मटेरियल हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है। नाउ नाइट्रोजनस बेसिस दे आर लिंक्ड विद पेंटोज शुगर बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। मतलब जो ऑर्गेनिक बेसिस रहते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वो पेंटोज शुगर के साथ किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं? दे आर जॉइंड विद द कोवलेंट बॉन्ड्स।
between 1 carbon of sugar and 1 carbon or 9 carbon of nitrogen base. This reaction release one molecule of